नमस्कार विद्यार्थियों, मर्दन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे थे राजनीति विज्ञान के अंदर। आज अपन देखेंगे कि भाई राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी वो दो विचारधाराओं में विभक्त हो गई थी। उस समय कांग्रेस की जो विचारधारा चल रही थी तो अपन इसे उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से भी जानते हैं या इसे उदारवादी विचारधारा भी कह सकते हैं अपन। देखिए 1885 में जैसे ही अपने भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई और ये हम जानते हैं कि 1885 ईस्वी के अंदर 1885 ईस्वी में हुई थी किसकी, कांग्रेस की स्थापना। इस कांग्रेस ने राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहा था अपने देश में, अपने देश को जो आज़ाद करवाने की जो मुहिम छेड़ी हुई थी उसमें कांग्रेस अपनी अहम भूमिका निभा रही थी। इससे पहले और भी कई दल थे अपन ने देखे हैं, जैसे एसोसिएशन वगैरह आ रही है, पूना पार्टी वगैरह आ रही है, अपन ने जो देखी थी पढ़ा था। तो इससे पहले और भी जो दल थे, लेकिन ये दल बनने के बाद में जैसे ये कांग्रेस की स्थापना हुई तो अपन ये जो कांग्रेस है इसके इतिहास को तीन पीरियड्स के अंदर, तीन काल में अपन इसे बांट सकते हैं। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का जो इतिहास है इसको अपन कांग्रेस का इतिहास तीन कालों में विभक्त कर सकते हैं। कितने कालों के अंदर? तीन कालों में विभक्ति से कर सकते हैं। इसके तीन काल हैं। पहला जो काल है कांग्रेस का प्रथम काल, ये 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक चलता है। इसके जो तीन काल हैं कांग्रेस के, उन तीनों कालों को अपन जो तीन कालों के अंदर विभक्त किया गया है तो प्रथम जो इसका काल है वो अपन 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक डिवाइड कर सकते हैं। कांग्रेस का द्वितीय काल, कांग्रेस का द्वितीय काल, इसको अपन 1906 से लेकर के 1919 ईस्वी तक डिवाइडेशन कर सकते हैं, बांट सकते हैं अपन। तीसरा जो काल है कांग्रेस का तृतीय काल, कांग्रेस का जो तीसरा काल है वो अपन 1920 से लेकर के 1947 ईस्वी तक इसे अपन बांट सकते हैं। यानी कांग्रेस का जो ये इतिहास है इसको अपन तीन कालों में विभक्त कर सकते हैं। और एक प्रथम जो काल है वो तो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक, द्वितीय काल जो है वो 1906 से 1919 ईस्वी तक, और तृतीय जो काल है वो 1920 से लेकर के 1947 ईस्वी तक अपन इसे। और 1947 के अंदर अपने को क्या आज़ादी मिल गई थी? कब? 15 अगस्त 1947 को
15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया और स्वाधीनता मिल गई अपने को। और जो स्वाधीनता की जो लड़ाई चल रही थी उसी के अंदर उदारवादी राष्ट्रवाद या उदारवादी एक विचारधारा देख सकते हैं अपन कि भाई 1885 के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। ये भी हमें पता है कि कहाँ पर हुई थी, मुंबई के अंदर एक तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ इसका जो पहला अधिवेशन हुआ। एवं एक अंग्रेज अधिकारी थे जो इसके सचिव बने उनके, और योगेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम क्या बने, अध्यक्ष बने। तो इसकी स्थापना जो है ये एक राष्ट्रीय पहचान बनी। कांग्रेस की जो 1885 में स्थापना हुई, एक क्या बनी, ये राष्ट्रीय पहचान बनी है। क्योंकि इससे पूर्व जितने भी जो अन्य जो संस्थाएं बनी, जो संघ बने, वो सब विफल हो गए थे। एक सफलता इसे ही मिली जो राष्ट्रीय पहचान इसको मिली। राष्ट्र के अंदर इसका एक बढ़िया क्या रहा, एक बोलबाला रहा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय है, उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा है कि कांग्रेस को जो राष्ट्रीय पहचान मिली थी इसके बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में, पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में कि उन्होंने क्या लिखा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये कहा कि भारत ने अपनी आवाज इस महान संस्था में पाई, इस महान संस्था में पाई। पंडित मदन मोहन जो मालवीय थे उन्होंने इस बारे में ये कहा कि भाई जो राष्ट्रीय पहचान मिली इस संघ को, इस पार्टी को, तो उसके बारे में कहा कि भाई भारत ने अपनी जो आवाज़ है वो इस महान संस्था में ही पाई है। नहीं तो इससे पहले जितने भी जो संघ हुए वो सब क्या हो गए, विफल हो गए थे, उनको राष्ट्रीय पहचान नहीं मिल पाई थी। अब जो अपन 3 कालों के अंदर, 3 पीरियड्स के अंदर जो अपन ने डिवाइडेशन किया है, तो उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि भाई 1885 से लेकर के 1947 तक का जो समय है, टाइम पीरियड है, इसको अपन ने 3 भागों में क्या किया, विभक्त किया था। तो आज अपन अब पहला जो काल है वो देखते हैं, लिखते हैं उसके बारे में। और लिखो नंबर 1, उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल। उदार या नरम राष्ट्रीयता का उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल कहलाता है 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का जो प्रथम जो पीरियड था, जो काल था, वो उदार या नरम राष्ट्रीयता का क्या कहलाता है, काल कहलाता है, समय कहलाता है। जिस समय इस संघ का निर्माण हुआ उस समय कोई क्रांतिकारी संस्था नहीं थी।
और न होने के कारण जितने भी लोग इससे ऐड हुए, जितने भी लोग जुड़े कांग्रेस से, तो उन्होंने ब्रिटिश शासन जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में सहयोग और विश्वास और साथ में उनकी सहमति क्या की, प्रदान की। इस कारण से इसको उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल अपन कह सकते हैं, और जिसके अंदर एक सफलता भी अपने को देखने को मिलती है कि इसमें एक सफलता भी हासिल हुई अपने को। 1892 में क्या हुआ, एक भारतीय परिषद अधिनियम पारित होता है, जो इसकी एक क्या है, सफलता है। सफलता ये मिली कि 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम क्या हुआ, पारित हुआ। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का जो समय था, जो पीरियड था, वो उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल कहलाता है। और उसकी एक सफलता का ये भी है कि भाई 1892 में एक अधिनियम, एक एक्ट पारित हुआ जो भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि लोग, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस समय, जितने भी जो कांग्रेस से ऐड हुए, कांग्रेसी जितने भी थे, वो सभी उनके शासन के अंदर सहयोग करते थे, उनमें विश्वास रखते थे, और वो जो बात कहते थे उनकी सहमति क्या करते थे, वो जाहिर करते थे। अब दूसरा जो पीरियड है अपना, दूसरा जो काल है, वो दूसरे काल को अपन उग्र राष्ट्रीयता का काल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसे अपन? उग्र राष्ट्रीयता का काल, उग्र राष्ट्रीयता का काल। और उग्र राष्ट्रीयता का काल जो है वो 1906 से लेकर के 1919 ईस्वी तक, 1906 से लेकर के 1919 ईस्वी तक, इस टाइम को अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं। ये उग्र राष्ट्रीयता का काल कहलाता है, क्योंकि पहला जो था वो उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल था, क्योंकि उसमें लोग इतने उदारवादी थे, इतने नरम लोग थे। लेकिन क्या हुआ कि अब इस संघ के अंदर कुछ क्या आ गए, नवयुवक आ गए। क्या आ गए? नवयुवक आ गए। और नवयुवक जैसे ही इसमें सम्मिलित हुए, तो नवयुवकों के सम्मिलित होने के कारण, और जैसे ही ये हमने पढ़ा था कि 1905 के अंदर, 1905 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, बंग हो गया था, बंगाल का विभाजन हुआ। फिर 1906 के अंदर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन थी कि मुसलमानों ने अलग अपना एक लीग स्थापित कर लिया। क्या? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की क्या होगी, स्थापना होगी। अब क्या हुआ कि 1907 के अंदर, 1907 में सूरत के अंदर, 1907 में क्या, सूरत में कांग्रेस का क्या हुआ, अधिवेशन हुआ। और उस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं पनपी, और नवयुवकों के कारण दो विचारधाराएं होगी। तो एक नरम पंथी और दूसरे उग्र पंथी हो गई, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि उग्र पंथियों के अंदर लाल, पाल और बाल, ये तीन प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत राय, पाल विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। और नरम पंथियों में जैसे दादाभाई नौरोजी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले एवं इत्यादि वगैरह, ये इसके क्या प्रमुख नरम पंथी थे। और उग्र पंथियों में लाल, पाल, बाल का प्रमुख नाम आता है।
तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल करके और जो शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के क्या किए गए, इसमें प्रयास किए गए। तीसरा जो इसका पीरियड है, तीसरा जो काल है वो है 1920 से लेकर के 1947 तक। 1920 से लेकर के 1947 तक। और तीसरा जो काल है अपन, ये 1920 से लेकर के 1947 ईस्वी तक का जो काल था, इसे अपन गांधी युग भी कहते हैं। इस काल को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि गांधी जी पहले दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। वहाँ जो रंगभेद की नीति चल रही थी उसके विरोध में, उसके केस के एक सिलसिले के अंदर, और फिर ये जनवरी 1915 के अंदर भारत वापस लौटते हैं। और इसी की याद में हमारे यहाँ पर आजकल एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर ये यहाँ सबसे पहला जो इन्होंने सत्याग्रह किया, सबसे पहला जो सत्याग्रह इन्होंने यहाँ किया वो 1917 के अंदर। और 1917 के अंदर बिहार चंपारण के अंदर, कहाँ पर? चंपारण बिहार के अंदर किसान आंदोलन में क्या होते हैं, ये शरीक होते हैं। इनका ये पहला क्या है? सत्याग्रह भारत के अंदर। और वैसे यदि तो वैसे सत्याग्रह की बात करें तो फिर दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो इनका मूवमेंट था, आंदोलन था, वो। उसके बाद फिर 1918 के अंदर खेड़ा, गुजरात और अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी कहाँ पर? गुजरात के अंदर है। आंदोलन में ये शरीक हुई। फिर 1919 के अंदर अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पर एक घटना घटित हुई। एक रोलैक्ट एक्ट कानून आया था जिसके विरोध के अंदर, और अमृतसर पंजाब के अंदर एक घटना घटित होती है। वो बात है 13 अप्रैल कब की है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर 1920 के अंदर ये असहयोग आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। क्योंकि इस काल को गांधी युग इसीलिए कहा जाता है कि इनके 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं वो हमें पढ़ने हैं। एक तो असहयोग आंदोलन 1920 का, फिर 1930 के अंदर इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया इन्होंने। और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। 1920 में असहयोग आंदोलन जो इन्होंने चलाया, तो 1922 के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई 1922 में, और ये कब की बात है, ये 5 फरवरी 1922 की। क्या? चोरा नामक स्थान के ऊपर एक पुलिस चौकी होती है जिसको आंदोलनकारी घेर लेते हैं और केरोसिन डाल करके उस चौकी को आग लगा देते हैं, जिसके अंदर एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं इसके अंदर। और इस घटना के कारण फिर ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। उसी प्रकार से 1930 में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन इन्होंने चलाया, तो ये सारा राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था अपना स्वाधीनता के लिए, इसमें एक नमक के ऊपर उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा था, कर लगा रखा था, और उसी के लिए इन्होंने एक दांडी मार्च किया। और ये मार्च के अंदर यात्रा इन्होंने स्टार्ट की और 5 अप्रैल को ये जैसे वहाँ पहुँचते हैं, फिर ये वहाँ नमक बनाते हैं। और यही जो इनकी घटना थी, ये किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या होगी, परिवर्तित होगी। फिर 1942 के अंदर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। ये 8-9 अगस्त 1942 यानी 8 अगस्त की रात्रि को ये स्टार्ट होता है, इसलिए 8/9 अगस्त 1942 को। और इस आंदोलन में इन्होंने एक नारा भी दिया था, फेमस इनका एक नारा था, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। फिर इसी पीरियड में क्या होता है कि 1940 के अंदर 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी जाती है। 1940 में क्या हुआ कि पाकिस्तान की मांग रख दी जाती है कि अलग एक राष्ट्र हम बनाएंगे पाकिस्तान। और ये फिर 1947 के अंदर जैसे ही अपना देश आज़ाद होता है, तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बन जाते हैं, इनका बंटवारा कर दिया जाता है। ये विचारधारा थी एक जो उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती है। अब इसके पक्ष विपक्ष वगैरह है जो अपन कल देखें।